हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जो जेकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जाम हुआ है 25 अगस्त का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी रिगार्डिंग कि जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जिनकी आंसर कीज ऑफिशियल जो रिलीज की हैं जेकेपीएससी ने वो गलत दी हुई हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं उन सभी क्वेश्चंस को टैकल करूंगा जो जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं विथ रेफरेंसेस, जहां पर आपको ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं। और साथ ही साथ मैंने पेपर पूरा एनालाइज किया एंड आई फाउंड कि पेपर वाज ऑफ गुड लेवल। सो सबसे पहले पेपर का एक फीडबैक, जनरल फीडबैक देख लेते हैं कि कितना स्कोर, अच्छा स्कोर है इस लेवल के पेपर पे। सो आई वुड सजेस्ट कि हमारा पेपर जो था वो 120 क्वेश्चंस थे इसमें, और निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की थी, यानी 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्क्स थे। तो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस जो हमारे 30 to 35 क्वेश्चंस थे, ये हमारे अच्छे क्वेश्चंस थे। बेसिकली ये न्यू क्वेश्चंस थे। जिस तरह के क्वेश्चंस मैं अपने टेस्ट सीरीज में देने की कोशिश करता था और स्टूडेंट्स का फीडबैक ये मिलता था कि पेपर का लेवल आपने बहुत टफ सेट कर दिया है। सो आपको हमेशा एग्जाम में एक लेवल ज्यादा लेवल पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, अदरवाइज इस तरह का पेपर आएगा यू विल नॉट एबल टू गेट फाइनल सिलेक्शन। सो जो 30 से 35 क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस इन्होंने डाले, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, जो कि नोट्स या कोचिंग का मटेरियल पढ़ के आप नहीं कर सकते थे। यू शुड हैव गुड कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो बचे हुए जो 15 से 20 क्वेश्चंस हैं इन 30-35 क्वेश्चंस में, उसमें जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर दिए हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन। दे विल बी एबल टू मेक फाइनल सिलेक्शन। सो अगर ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स के लिए, अभी मैं इंटरव्यू कॉल के लिए बता रहा हूं, कंसिडरिंग अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज का मैं कोई कंसिडरेशन नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बता रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स के 80 से 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर में, including all negative marking, that is they will get a call for interview in my opinion। और जिन स्टूडेंट्स के 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 से 35 क्वेश्चंस थे उसमें जिस स्टूडेंट ने 10 से 15 क्वेश्चन सही कर दिए हैं वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी अ सेफ स्कोर, दैट इज 95 प्लस मार्क्स विल बी बिल्कुल 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा। और जो 80 से 85 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं, दे विल गेट अ कॉल, और डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरव्यू परफॉर्मेंस दे विल, उनका सिलेक्शन डिसाइड होगा। सो अब आते हैं कि किन क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो स्टूडेंट ने भेजा है, आप सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए। आप जिस भी 4 सेट्स थे पेपर के, तो आप क्वेश्चन देखिए, जिस भी सेट में है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर की देखिए। सो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं, ये हमारे सेट ए के हैं, जिस भी स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है। रजत, ही हैज डन वेरी वेल इन द एग्जाम, सो उसने मुझे पेपर भेजा था सेट ए का। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशंस और जो भी रेफरेंसेस वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि जो फ्लो है ओपन चैनल का, एक फ्रिक्शनलेस और हॉरिजॉन्टल चैनल पर हो रहा है और हमारा फ्लो सुपर क्रिटिकल है, और हमसे बोला जा रहा है कि जब हम हाइट हम्प की बढ़ाते हैं तो चोक्ड कंडीशन अटेन हो जाती है, यानी जो डेल्टा जेड है, जब हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है डेल्टा जेड एम उससे एक्सीड हो जाती है तो हमारी चोक्ड कंडीशन आ जाती है। तो इस चोक्ड कंडीशन तक हमारा जो अप स्ट्रीम की डेप्थ है वो कांस्टेंट रहती है बिफोर चोक्ड कंडीशन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा जो फ्लो है सुपर क्रिटिकल हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन आएगी चोक्ड कंडीशन की, तो हमारा होगा क्या, इन केस ऑफ क्रिटिकल फ्लो हमारी जो अप स्ट्रीम डेप्थ है दैट विल रिड्यूस। तो इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो ओवर हम्प है, जिसमें हमारे y1 y2 जो डेप्थ है ये हमारी अप स्ट्रीम डेप्थ है, ये डाउन स्ट्रीम डेप्थ है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही हम इस डेप्थ के बाहर जा रहे हैं हम्प की, यानी डेल्टा जेड इज ग्रेटर देन डेल्टा जेड एम, तो हमारी पहले जो डेप्थ है वो कांस्टेंट थी, और उसके बाद देयर विल बी अ ड्रॉप एट अ सेक्शन अपस्ट्रीम ऑफ हम्प। इसकी अभी रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस।
तो यहाँ पर जो आंसर की दी है और जो करेक्टेड आंसर की है वो सेम है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन आपको रेज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सेटे का। अगर हम सैंड ड्रेन्स इंस्टॉल कर रहे हैं क्लेई सॉइल में, तो जो सॉइल है हमारी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि जो सॉइल एडजेसेंट में है, सैंड ड्रेन्स के बगल में है, यानी उसकी पेरिफेरी को सराउंड कर रही है, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ेगा। तो इन्होंने मॉडल आंसर की में हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है। रेफरेंस के तौर पे मैंने सॉइल मैकेनिक्स बाय क्रैग की जो बुक है वो उसका रेफरेंस लगाया है, जिसके पेज नंबर 269 में ये लिखा हुआ है कि जब हम वर्टिकल ड्रेन्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो देयर वुड बी अ क्विकर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ क्ले। क्ले की जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, हमारा रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ जो कॉफिशियंट्स है, वैल्यूज ऑफ कॉफिशियंट्स ऑफ क्ले इमीडिएटली सराउंडिंग द ड्रेन्स, यानी जो ड्रेन के सराउंडिंग हमारे क्ले की पार्टिकल्स है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वहां पे हमारी जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ड्रेन्स का, उसकी रिमोल्डिंग की वजह से हमारे वो कॉफिशियंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ये कॉफिशियंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शियर स्ट्रेंथ, सॉरी शियर स्ट्रेंथ कह रहा हूं, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परमिबिलिटी कॉफिशियंट्स, ठीक है। तो स्पेशली बोरिंग इज यूज्ड एन इफेक्ट नोन एज स्मीयर इफेक्ट, जिसकी वजह से दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट आइदर बाय अज्यूमिंग अ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ CH और बाय यूजिंग अ रिड्यूस्ड ड्रेन डायमीटर, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं CH और CV, ये हमारे रिड्यूस हो जाएंगे एंड दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू, आपने पढ़ रखा है कि ये जो कोफिशिएंट्स ऑफ कंसोलिडेशन है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द परमेबिलिटी। तो हमारा जैसे ही कोफिशिएंट्स रिड्यूस होंगे स्मीयर इफेक्ट की वजह से, तो हमारी ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से हमारी जो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी वो रिड्यूस हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रेफरेंस भेजा था, उनका कहना है कि हमारी शियर स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जो शियर स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है वो जब हम एक डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ क्लोज मैंड्रल फॉलो करते हैं तब हमारा डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ होता है, जो हमारा बेसिकली बोरिंग इंस्टॉलेशन का मेथड है, और ये इनएक्सपेंसिव मेथड होगा, जिसकी वजह से ये पॉपुलर मेथड है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि द डिस्टर्बेंस कॉजेज हाई इनिशियल पोर प्रेशर, लो परमिबिलिटी अराउंड द होल एंड डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मेथड में, जब इस मेथड से हम जब बोरिंग कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि हमारा जो शियर स्ट्रेंथ है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज करने हैं, ये मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन स्पेसिफिक फैक्टर है, ठीक है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है। तो ये जो मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन पे जब इफेक्ट करा, तो इस मेथड से जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तभी हमारी शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, अदरवाइज जो हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी है दैट विल बी डिक्रीजिंग इन ऑल द मेथड्स ऑफ इंस्टॉलेशंस। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। यू कैन नॉट से कि हमेशा शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, बिकॉज देयर आर सर्टेन मेथड्स जहां पे शियर स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव भी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ली शटेलियर्स ऑपरेटर्स जो है ये हमारी अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम ओनली। इन्होंने क्या दिया, और मॉडल आंसर की में ऑप्शन सी दे दिया, जो कि हमारा ऑटोक्लेव मेथड में ही हम यूज कर पाते हैं। ऑटोक्लेव मेथड से हम जो सीमेंट की साउंडनेस है ड्यू टू फ्री लाइम, जो एक्सपेंशन हो रहा है फ्री लाइम और मैग्नीशिया की वजह, दोनों की वजह से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ ली शटेलियर्स के लिए पूछा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। रेफरेंस के तौर पे मैंने MS सेठी की कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर 1 की बुक का एक स्क्रीनशॉट लगाया, जिसमें क्लियरली लिखा है पेज नंबर 55 पे कि जो ली शटेलियर टेस्ट है दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन इंडिया एट विच लोकेशन इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट विल प्रिवेल द will a combined stresses due to traffic wheel load and temperature have to be critically checked। तो कॉर्नर और एज जो है ये क्रिटिकल रीजंस होते हैं, और ये गेट का क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द गेट एग्जामिनेशंस। सो आपका करेक्ट आंसर और जो मॉडल आंसर की है वो करेक्ट है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सी फोर्सेस हम एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम
के एनालिसिस में यूज करते हैं अंडर एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन। एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन का मतलब है कि हमारा कोई भी वाटर नहीं है डैम के एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चेक या हम स्ट्रेस कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हम फोर्सेस कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, रेफरेंस के तौर पे मैंने लगाया है सुचिंत कुमार सूर की प्रैक्टिकल गाइड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर फैसिलिटीज, पेज 81 की जो बुक है उसमें ये देखिए आप कि डिफरेंट फोर्सेस जो हमें लेनी है वो दी हुई है डैम के डिजाइन में। तो आप देख पा रहे हैं कि डेड लोड जो है ग्रेविटी डैम का सेल्फ लोड है जिसको आपको कंसीडर करना है डिजाइन में। जो रिजर्वायर एंड वाटर लोड है बेसिकली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दीज लोड आर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फेसेस, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक डाटा। लेकिन अगर हमारा एम्प्टी रिजर्वायर का केस है तो ये हमारी जीरो हो जाएंगी। अपलिफ्ट प्रेशर व्हेन द रिजर्वायर इज फुल, यहाँ पे क्लियर लिख रहा है कि जब रिजर्वायर फुल होगा विथ वाटर तभी हमारा अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो अपलिफ्ट प्रेशर बिलो द बेस ऑफ द डैम। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। फिर अर्थक्वेक फोर्सेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स हमारा होता है विच क्रिएट मैनी फॉल्ट जोन्स। तो हमें अर्थक्वेक की वजह से दो फोर्सेस जनरेट होती हैं, एक हमारी इनर्शिया फोर्स है जिसकी वजह से हम एक्सेलरेशन कंसिडरेशंस लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और दूसरा हाइड्रोडायनामिक है। तो बिकॉज अब वाटर नहीं है तो हमें हाइड्रोडायनामिक फोर्स उसकी वजह से आएगी नहीं, सिर्फ इनर्शिया फोर्स आएगी, अर्थक्वेक इनर्शिया फोर्सेस। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस देखेंगे यहां पर तो आपका वाटर प्रेशर हट गया एम्प्टी रिजर्वायर केस में, अपलिफ्ट भी हट गया, सिर्फ डेड लोड बचा सेल्फ वेट, और अर्थक्वेक प्रेशर में जो इनर्शिया प्रेशर है बेसिकली। तो यहाँ पर 2 और 4 ही सिर्फ अप्रोप्रिएट आंसर है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन सी को करेक्ट बोला हुआ है, बट वाटर प्रेशर तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज एम्प्टी रिजर्वायर केस है एज ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो नन ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर लॉगिंग के रिगार्डिंग 2 फैक्टर्स पूछे गए थे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट 2 में डाउट है कि वाटर लॉगिंग को हम नहीं एलिमिनेट कर सकते इन सर्टेन एरियाज, बट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर परकुलेट हो रहा है सॉइल के अंदर वो चेक और रिड्यूस किया जा सके। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज चांसेस कि हमारा कुछ ना कुछ वाटर परकुलेट सॉइल में कर ही जाएगा, इसलिए कंप्लीटली एलिमिनेट कर नहीं सकते, ओनली कंट्रोल कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीनिंग इज डन बाई, तो यहाँ पे इन्होंने करेक्ट आंसर की जो दी है मॉडल आंसर की में सी दी हुई है, स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन फिल्टर सैंड। ये तो बिल्कुल गलत है, आपने पढ़ भी रखा है कि रैपिड सैंड फिल्टर्स में हम बैक वॉशिंग से एजिटेशन से क्लीनिंग करते हैं। जो स्क्रैपिंग और रिमूवल है ये स्लो सैंड फिल्टर्स में करते हैं। रेफरेंस के तौर पे मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाय पीएन मोदी का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसकी में टेबल 9.4 जो है पेज 522 पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आइटम्स हैं स्लो सैंड फिल्टर्स और रैपिड सैंड फिल्टर्स। यहाँ मेथड ऑफ क्लीनिंग आप देखेंगे तो स्लो सैंड फिल्टर्स के लिए स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर है, और जो रैपिड सैंड फिल्टर है वहां पर एजिटेशन और बैक वॉशिंग से विद और विदाउट कंप्रेस्ड एयर आप क्लीनिंग करते हैं फिल्टर्स की। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर और इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेप्टिक टैंक्स हैं दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इन्होंने जो आंसर दिया है ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 and 4 यानी एरोबिक स्लज डाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन, जो कि गलत है बिकॉज जो सेप्टिक टैंक्स हैं वहां पर हमारा एनोरोबिक स्लज डाइजेशन होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। रेफरेंस के तौर पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2 सीवेज डिस्पोजल बाय एसके गर्ग चैप्टर 9 पेज 390 24th एडिशन की जो बुक है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसकी सेप्टिक टैंक जो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स होते हैं हमारे। ठीक है, और सेप्टिक टैंक यूनिट इज जनरली क्लासिफाइड अंडर द यूनिट्स व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, मोर एवर ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन फोल गैसेस विल बी एवॉल्व्ड इन द टैंक। तो यहाँ पे क्लियर कट 9.49 क्लॉज जो है सेप्टिक टैंक्स का वहां पर ये क्लियरली इसके घर की बुक में दिया हुआ है। तो यू हैव टू जस्ट रेज द ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है इस सिमेट्रिक 3 हिंज आर्च में क्या होगा। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो बी दिया है, बल्कि जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। ये हमारे दोनों हिंज सपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन
ठीक है, देयर विल बी वर्टिकल रिएक्शन, तो यू विल जस्ट टेक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। तो हमारा ये 1 मीटर की दूरी है, ये हमारा अगर हम r मान लें तो r इंटू 1 तो बिकॉज यहां पे ये हमारा हिंज जॉइंट है, वी विल एज्यूम कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारा h है दोनों पर, ठीक है, और रिएक्शन हमारा वर्टिकल इक्विलिब्रियम से सिग्मा v जो होगा वो 0 होगा, बिकॉज सिमेट्रिक अरेंजमेंट है हमारा। तो जो रिएक्शंस होंगी वर्टिकल रिएक्शंस विल बी इक्वल, तो r इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट हो जाएगा रिएक्शन। तो अब इस पॉइंट के अबाउट सिग्मा me के अबाउट आप 0 ले लोगे, तो जो r इंटू 1 माइनस h इंटू 2, तो हमारा जो h आ जाएगा दैट विल बी 1/2 यूनिट्स, ठीक है, यानी हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है 1/2 हो गया। अब क्या करोगे आप कि इस, बिकॉज दिस इज अ रिजिड फ्रेम हैविंग हिंज एट E, तो जो ये वाला फोर्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम आप BC बीम के लिए अगर बनाओगे तो इस जगह पे ये वर्टिकल रिएक्शन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी वजह से ये मोमेंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड भी वर्टिकल रिएक्शन R यहाँ पर होगा और इस पे जो हमारा मोमेंट होगा, सॉरी दिस डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। तो अगर आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इसका बीम BC का, तो यहाँ पे 1 यूनिट हमारा रिएक्शन होगा और देयर विल बी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की तरह 1 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 यूनिट का मोमेंट होगा और 1 रिएक्शन होगी, और यहाँ पे हमारा सेंट्रल लोड होगा जो 2 यूनिट्स का है, और ये हमारा हो गया BC और ये हमारा हो गया E, और हमसे इस लोड के नीचे डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि ये अरेंजमेंट हमारा एक तरीके का फिक्स्ड बीम की तरह बिहेव कर रहा है, हैविंग हिंज एट द सेंटर विथ यूनिट लोड 2, जिसपे हमारे जो मोमेंट्स हैं ये हमें पता है 1 यूनिट है, और जो वर्टिकल रिएक्शंस हैं ये हमारे 1 यूनिट है। तो वी विल यूज कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो अब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम M/EI डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, तो M/EI डायग्राम आपका जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पे जो मोमेंट होगा 1 होगा और हिंज पे जाके 0 हो जाएगा। अब जब इसकी कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे तो ये फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको आप फ्री एंड अज्यूम कर लेंगे, हिंज हमारा फिक्स्ड एंड हो जाएगा, और ये जो लोडिंग है M/EI, EI इस कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमारा ये लोडिंग जो आएगी ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड एंड हो गया, और जो फिक्स्ड एंड था वो हमारा फ्री एंड हो गया कॉन्जुगेट बीम में। तो ये कॉन्जुगेट बीम पे जो लोडिंग हो गई आपकी वो M/EI हो गई, और हमारा M कितना था यहाँ पे 1 यूनिट था, तो M/EI जो डायग्राम है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो 1/EI इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये पर यूनिट लेंथ हमारा, अब ये लोड वेरी कर रहा है और 0 हो रहा है हमारा इस फिक्स्ड एंड पे, ठीक है। तो अब जो इस पॉइंट पे मोमेंट होगा वही हमारा इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मोमेंट लेंगे तो एरिया ऑफ लोड यानी हाफ इंटू बेस, यानी बेस इज 1 यूनिट, लेंथ हमारी 1 यूनिट है यहां से यहां तक, बेस इंटू हाइट इज 1 यूनिट अपॉन EI, M/EI डायग्राम था, इंटू इसका जो यहां से सेंट्रॉइड होगा, ये सेंट्रॉइड जो दूरी है यहां से यहां तक होगी, दैट विल बी 2/3 ऑफ द बेस। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1/3 EI एज द डिफ्लेक्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप इसको पेपर पे अच्छे से सॉल्व करके यू जस्ट अपलोड द सॉल्यूशन, इट विल बी कंसीडर्ड। यहाँ पे 1/EI इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पाइल कैपेसिटी है जो फाउंडेशन की, दैट इज कंट्रोल्ड बाय। तो यहाँ पे मॉडल आंसर की इन्होंने डी दिया है कि वो कैपेसिटी जो है ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ पाइल पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ जो सॉइल जिस पर हम पाइल को डाल रहे हैं उसकी सपोर्टिंग स्ट्रेंथ पे या बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली पुरुषोत्तम राज की सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की पेज 571 पे क्लियरली लिखा हुआ है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल
डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द पाइल एंड द सपोर्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। इसमें से भी जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमारी डिजाइन लोड को कंट्रोल करेगी, विच इज पाइल कैपेसिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन इसी जगह से फ्रेम किया गया था, सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है एंड ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, सो आई हैव ट्राइड टू सॉल्व इट। एक हॉल दिया है जिसकी डायमेंशन जो है 10 क्रॉस 15 मीटर है, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनेशन बेस्ड है, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करके ड्रॉ करना है। 10 बाई 15 का एक हमारा हॉल है, वी जस्ट ड्रॉ द हॉल, ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द हॉल। ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा शॉर्टर स्पैन है विच इज 10 मीटर और ये हमारा लॉन्गर स्पैन है विच इज 15 मीटर। अब कहा जा रहा है कि इसमें हमारी बहुत सारी बीम्स हैं जिसके बीच में सेंटर टू सेंटर जो दूरी है पैरेलल टू, जो बीम्स हैं दे आर पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ द हॉल। इसका मतलब बीम्स हमारी जो है वो इस तरह है, कुछ पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन, ये शॉर्टर स्पैन है और इनके बीच में बिकॉज तभी कहा जा रहा है कि जो 3 मीटर दूरी है वो इन बीम्स के बीच में पैरेलल टू पैरेलल दूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी पहली बीम यहां पर होगी, एंड बीम जिसे कहेंगे। आपने देखा होगा हॉल में कि ये हमारी बीम्स ऐसे रहेंगी, ठीक है। ये हमारी बेसिकली इसका मतलब ये हो गया 5-15 मीटर स्पैन में हमारी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बीम्स हैं और इनके बीच में 3-3 मीटर की स्पेसिंग हो गई 15 मीटर में। सॉरी, एक और स्पैन मेरे ख्याल से आएगा 1 2 3 4 5, एक और स्पैन आएगा तभी आपका 15 मीटर होगा ये, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 बीम्स हमारी पड़ी हुई है पैरेलल टू दिस बीम, बिकॉज हमारा 15 मीटर लेंथ है, 15 मीटर है। अब अगर हम इस साइड से आप इस फेस पे खड़े होंगे तो जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा। मैंने सारी बीम्स नहीं दिखाई हैं, यहां पर अगर आप इसके आगे भी ड्रॉ करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 दिखेंगे, 3 4 इस तरह, 5 इसी तरह, 6 इस तरह ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो वेब की विड्थ है वो 250 mm है, यानी सभी बीम की जो वेब है वो 250 mm है विच इज BW, और स्लैब की थिकनेस जो बोल रहा है दैट इज 100 mm। अब इफेक्टिव विड्थ का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने IS 456 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। द बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिक विथ कॉलम्स एट देयर एंड्स। इसका मतलब जो कॉलम्स यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है, एंड बीम के नीचे, ये हमारे मोनोलिथिक कास्टेड है, यानी इनका रेनफोर्समेंट इसके साथ घुसा हुआ है आपस में, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस जॉइंट को कैन नॉट बी एज्यूम्ड एज सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। यहीं पर स्टूडेंट्स ने गलती कर दी है कि इसको हम सिंपली सपोर्टेड नहीं कंसीडर करेंगे, और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालना है एंड बीम की, तो एंड बीम हमारी क्या हुई, ये बीम है। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो दिस पोर्शन इज बिहेविंग लाइक अ एल बीम ऑफ RCC, इसके ठीक है, जो कि हमारे स्लैब के साथ मोनोलिथिक है और इसी पे हमारा कॉलम भी खड़ा हुआ है। तो वी कैन नॉट ट्रीट इट एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, और साथ ही साथ मतलब ये स्पैन यहां पर कर रहा है, ठीक है। यानी इस बीम का हमें निकालना है इस लोकेशन पे जो इफेक्टिव विड्थ है, और जो इसका स्पैन क्या हो गया 10 मीटर, स्पैन क्या हो गया हमारा 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं रेफरेंस में। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने पिल्लई का रेफरेंस दिया है कि ये अगर इफेक्टिव विड्थ है और तो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ हमारी S1 प्लस BW/2 से ज्यादा ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो BF जो होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन S1। हमारा यहाँ पे 3 मीटर जो स्पेसिंग है दोनों बीम्स के बीच में 3 मीटर/2 है, प्लस बीम की विड्थ जो है 250 है, 250 mm डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.75 नहीं 1.75 नहीं आएगा, 0.125 आएगा, और 1.25
50.125, यानी आएगा कि जो हमारी इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ है वो हमारी 1.625 से कम होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है, जो 1.625 से ग्रेटर हो, तो वी विल गो फॉर फॉर्मूला। तो अगर हमारी आइसोलेटेड बीम नहीं है, आइसोलेटेड बीम तो है नहीं बिकॉज इट इज मोनोलिथिक विद द स्लैब, तो एल बीम्स के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो L0/12 प्लस BW प्लस 3DF। अब मैंने बताया आपको कि L0 यहां पर सिंपली सपोर्टेड स्पैन आप नहीं अज्यूम कर रहे हो, तो जब आपको दिया नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए आपको 0.7 टाइम्स दी स्पैन ले लेना है। तो 0.7 टाइम्स स्पैन हमारा 10 मीटर था, तो ये वैल्यू आपकी 7 मीटर लेनी है, ठीक है। यही स्टूडेंट्स ने गलती की है, यहाँ पे डायरेक्टली 10 मीटर पुट कर दिया, इसकी वजह से आंसर गलत हो गया उनका। 7/12 बीम की विड्थ 250 mm है, 0.25 और 3 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। फ्लैंज की डेप्थ मैंने आपको बताई 100 mm है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट क्या मिलेगा, 0.58 प्लस 0.55। इसको आप ऐड करोगे तो 1.13 मीटर इज द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, और ये वैल्यू हमारी 1.625 से कम है। इसका मतलब वी विल कंसीडर दिस स्मॉलर वैल्यू एज द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ द एंड बीम। तो इन्होंने आंसर क्या दिया है, ऑप्शन बी, यानी 1.13, और करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी आया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना था, आपने गड़बड़, कई सारे स्टूडेंट्स ने यही L0 लेने में गड़बड़ी कर दी, इसकी वजह से आंसर गलत 1.38 आ गया है किसी का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इसमें बोला गया कि हमारा जीरो फोर्स मेंबर्स बताने कौन कौन से हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा क्लैरिटी कम थी क्वेश्चन में, इसमें स्पैन में, बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्पैन है वो 4x12 मीटर है, और जो इसकी हाइट है वो 12 मीटर है, ठीक है। अब एक वीडियो मैंने डाला था कि जीरो फोर्स मेंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक ज्वाइंट पे जहां पे 3 मेंबर्स कोइंसाइड कर रहे हैं और एक मेंबर हमारा ज्वाइंट पे कोई लोड नहीं है, तो उसके जो डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर मेंबर होगा, थर्ड मेंबर होगा, अगर लोड नहीं है, जो कॉलिनियर मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो तीसरा मेंबर है उस पर हमारी फोर्स 0 होगी। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि इसका इक्विलिब्रियम आप लोगे सिग्मा VC0, तो हमारा जो CG पे जो फोर्स है वो हमारी 0 आ जाएगी। तो एक ये CG मेंबर तो जीरो फोर्स मेंबर है ही। दूसरे जो मेंबर्स दिए हैं BC और CD दिए हुए हैं, तो BC मेंबर हमारा ये वाला मेंबर है और CD हमारा ये वाला मेंबर है। अब इसमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हमें सपोर्ट रिएक्शन चाहिए। तो हम सबसे पहले इधर ये रोलर सपोर्ट है, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा नहीं, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में ही हमारा कोई हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट नहीं लग रहा है। ये रोलर सपोर्ट है, तो वर्टिकल रिएक्शन विल बी देयर, वी अज्यूम इट एज R। अब हम इस सिग्मा MA के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो R हमने अज्यूम किया कि अभी ये वर्टिकली इसका रिएक्शन है, तो R इंटू 48 प्लस 40 इंटू 36, बिकॉज 12 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 40 इंटू 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -20 किलो न्यूटन्स। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था डायरेक्शन, वो गलत डायरेक्शन अज्यूम किया था, इसका एक्चुअल डायरेक्शन हमारा नीचे होगा, ठीक है। अब हमारा बिकॉज पूरे सिस्टम में सिग्मा FV जो है वो 0 है, तो यहां पे हमारा मान लेते हैं तो P है, तो P प्लस R जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा सॉरी, बिकॉज इट विल बी 40 माइनस 40 विल बी 0, बिकॉज दोनों इक्वल लोड्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो P इक्वल टू माइनस R हो जाएगा, और माइनस R हमारा 20 किलो न्यूटन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इस A ज्वाइंट पे 20 किलो न्यूटन की अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और यहां पर आपकी R जो है वो 20 किलो न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब हमें BC में फोर्स निकालना है, तो विल यहाँ पे 3 से ज्यादा मेंबर है, तो यू कैन नॉट अप्लाई इक्विलिब्रियम, ज्वाइंट इक्विलिब्रियम मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, तो हम मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करेंगे। एक सेक्शन लेंगे, इन तीनों मेंबर्स को काट देंगे, ठीक है, और वी विल कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स ये होगी, एक फोर्स ये होगी, और एक फोर्स BC की होगी।
तो जो फोर्स BC की होगी, अब वी टेक सिग्मा mg 0 के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम मोमेंट हमारा 0 होगा, ठीक है। तो हमारा केवल बिकॉज ये इससे इनका जो सेंट्रोइडल एक्सिस इस जॉइंट से पास हो जा रहा है, तो उसका उनकी वजह से हमारा मोमेंट 0 होगा। तो MBC जो होगा इनटू हाइट, यानी इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा G पॉइंट पे FBC इंटू 12 वो, ठीक है। और कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो पॉइंट आएगा वो आएगा, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा तो प्लस हो जाएगा 40 इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 12, और जो इस एक्सटर्नल रिएक्शन जो जनरेट हुई इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो माइनस ऑफ 20 इंटू 24। इसको सॉल्व करोगे तो आपका FBC जो आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली आप इस जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो सिग्मा FH जो होगा वो 0 होगा, यानी FBC इक्वल टू FCD होगा, और FBC हमारा ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो BC और CD भी हमारे 0 फोर्स मेंबर होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है, तीनों फोर्स मेंबर्स में हमारा जो फोर्स है वो 0 होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रिजर्वायर्स दिए हैं, पीजोमेट्रिक लेवल दिया हुआ है, तो यहाँ पे फ्लोज Q1 आप लेवल्स के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिसाइड करेंगे, तो यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो आ रहा है, यानी Q1 प्लस Q2, और यहाँ पे जो फ्लो निकलेगा वो हमारा Q3 के बराबर होगा। तो सिंपल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एट O पॉइंट पे जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स। तो आप देख रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 Q3 और Q2 प्लस Q3 ये दोनों एक ही इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इन्होंने दिया जो कि गलत है, बिकॉज AC ऑप्शन भी सेम है, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, तो यू शुड रेज ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर किसी ने C मारा है तो उसका भी आंसर सही है, तो ये बेसिकली मार्क्स टू ऑल होना चाहिए क्वेश्चन, तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चों ने गड़बड़ी की होगी कि जो रिलेटिव थिकनेस है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की बात कर रहा है और फ्लैट प्लेट के ऊपर की बात कर रहा है और रिलेटिव थिकनेस की बात कर रहा है, ना कि बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात कर रहा है। तो जो रिलेटिव बाउंड्री लेयर थिकनेस है दैट इज डेल्टा बाई एक्स। अगर ये फ्लैट प्लेट है तो यहां से जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है एक्स दूरी पे, तो डेल्टा बाई एक्स इज रिलेटिव थिकनेस। तो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की मोदी शेड की पेज 581 चैप्टर 12 बाउंड्री लेयर थ्योरी की इक्वेशन 12.27 को देखेंगे तो जो रिलेटिव थिकनेस है यानी डेल्टा बाई एक्स को हम मान लेते हैं दिस इज के विच इज रिलेटिव थिकनेस, वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू REX की पावर 1/5 है, यानी REX इस लेंथ के लिए क्या होगा रो VX अपॉन म्यू। तो हमारा RX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो हमारा जो K है यानी रिलेटिव थिकनेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X 1/x की पावर 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर X हमारा बढ़ेगा तो जो रिलेटिव थिकनेस K है वो हमारी डिक्रीज करेगी। तो यहां पर इट विल डिक्रीज विथ डिस्टेंस, बट आंसर इन्होंने क्या दे दिया B, इसलिए B दे दिया क्योंकि बाउंड्री लेयर जो है थी इन्होंने बाउंड्री लेयर के रेस्पेक्ट में दे दिया कि जो बाउंड्री लेयर अगर आप सिर्फ देखते तो बाउंड्री लेयर क्या होती यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X बाई x की पावर 1/5 हो जाता, तो डेल्टा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है x की पावर 4/5 हो जाता, तो डेल्टा सिर्फ x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो हमारी इंक्रीज कर रही है x के साथ, लेकिन रिलेटिव थिकनेस जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी भी हुई है कि लैमिनर बाउंड्री लेयर के केस में जो डेल्टा बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो इंक्रीज कर रही है एज x/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में भी डेल्टा इंक्रीज कर रहा है, ध्यान रखिए डेल्टा इंक्रीज कर रहा है x के साथ, लेकिन डेल्टा बाई x जो होगा वो x के बढ़ने से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वी विल रेज दिस ऑब्जेक्शन यूजिंग दिस इक्वेशन बिकॉज डेल्टा बाई x को अगर हम k मान ले तो ये इक्वेशन वैलिड होगी। करेक्ट इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन BA होना चाहिए रादर देन B। ठीक है, कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने जहां तक है मुझे पता है B मारा होगा, दैट इज नॉट करेक्ट इन माय ओपिनियन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर स्टूडेंट्स को डाउट है कि R स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बल्कि ऐसा है नहीं, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि मैन होल जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो लार्जर डायमीटर अगर इनकमिंग सीवर है और स्मॉलर डायमीटर हमारा सीवर का आउटगोइंग है और हम मैन होल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रांजिशन आपको नहीं प्रोवाइड करना है।
पर ऐसा इसमें नहीं कह रहा है कि आपको मैन होल नहीं प्रोवाइड करना, ये बोल रहा है कि मैन होल जहां पर आप दे रहे हो वहां से अगर लार्जर डायमीटर इनकमिंग स्लीवर है, आउटगोइंग स्लीवर हमारा स्मॉलर, तो उस केस में आपको ट्रांजिशन नहीं देना है। तो दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बट रीजन आर जो है वो एक का करेक्ट ऑप्शन नहीं, और ये ऑलरेडी गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। काफी क्वेश्चंस इस बार उन्होंने गेट के दे दिए, तो जिसने भी गेट के क्वेश्चंस लगाए होंगे उनको हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट मैच द फॉलोइंग करनी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। ग्रिड चैम्बर ये क्लियर है, यहाँ पे स्टोक्स लॉ से गवर्न होगी सेटलिंग, बिकॉज डिस्क्रीट सेटलिंग होगी वहां पे। सेकेंडरी सेटलिंग में हमारी जोन सेटलिंग होती है, इसमें भी कोई क्लियर नहीं, कुछ डाउट नहीं है। तो ए का हमारा 2 हो गया और बी का 1 हो गया, इसमें दोनों ऑप्शन बी और डी में सेम है। अब थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखें तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर दोनों ही हमारे एरोबिक प्रोसेस में ट्रीट किए जाते हैं। जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड, ये एरोबिक प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो अब सी का 3 भी हो सकता है, डी का भी 3 हो सकता है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, हम देखेंगे ऑप्शन 4। जो ऑप्शन 4 है इसमें बात कर रहा है कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की। तो ये प्रोसेस जो है ये किससे एफिलिएटेड है ये देख लेते हैं। रेफरेंस के तौर पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 यानी वॉल्यूम 2 एसके गर्ग सीवेज डिस्पोजल चैप्टर 9 पैरा 9.3 और टेबल 9.10 पर हम लोग दोनों को देखेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस, जिसे हम बायोजॉर्प्शन प्रोसेस भी बोलते हैं, ये हम कोलाइडल वाटर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस एक्टिवेटेड स्लज इज बीइंग यूज्ड इन दिस मेथड्स। ठीक है, और टेबल 9.10 पे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम्स। तो ये एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम्स के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो कन्वेंशनल प्रोसेस है एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम का, टेपर्ड, स्टेप एरेशन, एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन। तो यहां पे आप क्लियर हो रहा है कि जो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम है उसमें कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज मेथड्स। तो इसमें जो ये वाला होगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होगा, ये हमारा दैट इज मोर रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन, बिकॉज ट्रिकलिंग फिल्टर का कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, रेफरेंस के तौर के जो मैंने आपको बताया कि दोनों ही मेथड्स एरोबिक प्रोसेस हैं, वो यहां से देख लेते हैं। रेफरेंस है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट एंड रीयूज 4th एडिशन मेटकैप एंड एडी, जिसमें चैप्टर 7 के फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दिया है कि हमारा जो अटैच्ड ग्रोथ है, इसमें बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि दिस इज एरोबिक प्रोसेसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर दोनों ही एरोबिक प्रोसेस हैं, जिसमें ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो अटैच्ड ग्रोथ में आता है और एक्टिवेटेड हमारा सस्पेंडेड ग्रोथ में आता है। ठीक है, तो इन दोनों में हम अगर ऑप्शन बी पे जाते हैं तो वहां पर ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बिकॉज एक्टिवेटेड स्लज ही कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो डी होगा। यू जस्ट क्लेम विद दिस रेफरेंस, मोस्ट प्रोबेबली दे विल एग्री। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इन माय ओपिनियन एंड एज पर द रेफरेंसेस अवेलेबल। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, और आई विल शेयर द पीडीएफ इन द इवनिंग सो दैट यू कैन जस्ट रेज द ऑब्जेक्शंस। और भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है जो मैंने मिस छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में थे, मैं उसको एक अलग सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा, जिससे अगर फर्दर वो क्वेश्चंस किसी एग्जाम में आते हैं तो यू विल एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। सो 10 से 15 क्वेश्चंस का जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का वीडियो है, आई विल अपलोड subsequently after this video soon. Thank you and all the best.